नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी इस सीरीज़ का नाम होगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत बुक को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा तथा इस बुक के प्रत्येक चैप्टर को पार्ट डिटेल से हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं तथा हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हम अपनी इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जो एक चैप्टर है उसको भी हम सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे ताकि जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की मांग। देखिए, जो संविधान सभा को बनाने की मांग सबसे पहले 1934 में उठी थी। इसको एक कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. राय जी, इनके द्वारा सबसे पहले उठाया गया था। आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया कि संविधान सभा को बनाने की मांग कब हुई? 1934 में, तथा इसको किसके द्वारा उठाया गया था? 1934 में एम.एन. राय द्वारा उठाया गया था। दो क्वेश्चन आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने ऑफिशियली यह डिक्लेयर किया था कि डिमांड किया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी मांग अंग्रेजी शासन के सामने रखी थी। उसके बाद देखिए, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यह डिक्लेयर किया था कि एक सोवरन कंट्री के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए तथा इस संविधान सभा को बनाने में किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप, ये जो सभी मांगे थी ना, इनका क्या असर हुआ? इनका असर यह हुआ कि 1940 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा को बनाने की मांग को मान लिया। एक्चुअली 1940 में इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तथा अंग्रेज़ों को भारतीयों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए भारतीयों की मदद पाने के लिए इन्होंने भारतीय लोगों के सामने इस प्रस्ताव को रखा कि जैसे ये विश्व युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे तथा आपके वहाँ पे एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा ताकि वह आपके देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके। जो ये सैद्धांतिक रूप में इसको अप्रूव किया गया था, इसको क्या बोला जाता है? इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रस्ताव के नाम से? अगस्तों पर। इम्पोर्टेंट है ये। और ये कब इन्होंने पेश किया था? इन्होंने 1940 में पेश किया गया था। उसके बाद देखिए, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कैबिनेट मिनिस्टर थे, वे एक मिशन के साथ आए। जो ये मिशन है उसको वो एक प्रपोजल के साथ आए और इस प्रपोजल को क्या बोला जाता है? क्रिप्स मिशन बोला जाता है। देखिए, उनका प्रपोजल क्या था कि उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट रखा था जिसके द्वारा जो संविधान सभा है उसका निर्माण किया जा सके। लेकिन इनका जो ड्राफ्ट था, ये जो मुस्लिम लीग थी मुस्लिम लीग पार्टी को पसंद नहीं आया तथा उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था क्योंकि इनकी सीधी मुस्लिम लीग पार्टी की डायरेक्ट एक ही मांग थी कि हमें दो कंट्री चाहिए, हमें पाकिस्तान के नाम से एक दूसरा देश चाहिए। फाइनली 1946 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को भेजा था। आप एक बात याद रखिए, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे तथा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में भारत में आए थे वो भी इसका एक सदस्य थे। जो ये कैबिनेट मिशन है इसने कुछ एक ऐसी योजना पेश की संविधान सभा बनाने के लिए जिसने काफ़ी हद तक जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसको सेटिस्फाई कर दिया और मुस्लिम लीग पार्टी भी इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद देखिए अब हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, यह किस प्रकार से बनी थी। देखिए, सबसे पहली बात, 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट को एलोकेट किया जाना था तथा जो टोटल नंबर ऑफ सीट था वो कितना था? 389। इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो स्टेट थे उनके लिए 296 तथा जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट जिनको बोलते थे, उनके लिए 93 सीटें रिजर्व की गई थी। अब देखिए, जो प्रत्येक सीट थी ना, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए जो स्टेट थे उनके लिए जो 296 सीटें थी उनके लिए चुनाव होने थे तथा जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, उनके जो मेंबर थे, सदस्य थे, उनके जो शासक थे उस देसी रियासतों के, उनके द्वारा नामित किया जाना था। अब देखिए, जो ये इलेक्शन होना था 296 सीटों के लिए, इसको
जो मुस्लिम तथा सिख कम्युनिटी थी उनको रिजर्वेशन दे दिया गया था, तथा एक अलग से थर्ड कैटेगरी बनाई गई थी, उसका नाम था जनरल। और जनरल में कौन आता था? एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख जनरल में आते थे। इस तरह से आप देखिए 296 सीटें इलेक्शन के द्वारा फिल की जानी थी, तथा 93 सीटों के लिए नॉमिनेशन होना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुनी हुई थी, तथा आंशिक रूप से यह नामित सभा थी। उसके बाद देखिए जो संविधान सभा उसके लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए, और कांग्रेस ने 208 सीटें जीती तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, और जो बाकी की 15 सीटें थी वो इंडिपेंडेंट ने जीती थी। अब देखिए जो संविधान सभा थी उसकी कार्यप्रणाली को देख लीजिए। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसके साथ साथ जो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद जी, उनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दोबारा बैठक हुई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। देखिए जो संविधान सभा थी उसका एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे तथा 2 उपाध्यक्ष थे। इनका नाम क्या है? HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। इसके साथ देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल और फिलोसफी की एक झलक दिखाई देती थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। देखिए यहाँ से आपके सामने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उद्देश्य प्रस्ताव उसको कब रखा गया? 13 दिसंबर 1940। इसको किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तथा इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके साथ साथ जो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद जी। उनको क्यों चुना गया था? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जो संविधान सभा की सबसे पहले मीटिंग कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। अब देखिए 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए तथा कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, बाकी का शेष हिस्सा हमारे देश के पास ही रहा। इसके कारण 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट को एनेक्ट किया था। इसका नाम था इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। देखिए इस एक्ट के कारण ना 3 चेंजेज आए थे, उन चेंजेज को जान लीजिए। पहली बात तो इस एक्ट में यह डिक्लेयर किया गया था कि आज के बाद ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, तथा जो भारत की संविधान सभा है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ख़त्म कर सकती है या उसमें बदलाव कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो संविधान सभा थी वो एक पूरी तरह सोवरेन सभा बन गई थी। उसके बाद दूसरा चेंज क्या आया? दूसरा चेंज यह आया कि अब जो टाइम था पर्टिकुलरली जब तक हमारे देश में चुनाव नहीं और जब तक संविधान नहीं बन गया, जो संविधान सभा थी उसने 2 काम किए थे। पहला काम तो भारत के लिए संविधान बनाने का, तथा दूसरा काम किया था इसने संसद की तरह काम किया था। जब संविधान बनाने के लिए इसकी बैठकें होती तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा जब संसद के रूप में यह बैठती थी, यानी जो कानून बनाने के लिए जब यह बैठती थी, तो उसमें इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर जी। इसलिए जो जीवी मावलंकर जी है ना, इनको लोकसभा का सबसे पहला अध्यक्ष बताया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा चेंजेस क्या आया? जो सीटें थी, जो टोटल सीटें कितनी थी? 389, वो घटकर कितनी हो गई थी? 299। तथा जो सीटें 296 थी जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनके लिए घट के कितनी हो गई थी? 229 हो गई थी। तथा जो देशी रियासतें थी उनके लिए 93 सीटें थी, वो घटकर 70 हो गई थी। इसको आप 70 कर लीजिए, ये 70 है। ठीक है, ये 3 चेंजेज इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के साथ आए थे। इसमें देखिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। पहली बात तो ये सोवरेन
सभा बन गई थी, असेंबली बन गई थी इसके साथ ही। उसके बाद क्या हुआ, इसने दो तरह के काम करने शुरू किए थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तथा जब यह संसद कानून बनाने से एक संसद की तरह काम करती थी, कानून बनाने के लिए काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मौलंकर जी। उसके साथ ही जो इसके टोटल सदस्यों की संख्या अब घटकर 389 से 299 हो गई थी, तथा जो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोविंसेस थे उनकी की संख्या, उनके लिए जो सीटें एलोकेट की गई थी उनकी संख्या 296 से घटकर 229 हो गई थी। यानी जो चुनाव हुआ था वो 229 सीटों पे हुआ था, तथा जो देशी रियासतों के द्वारा कितने प्रतिनिधियों को नामित किया गया था उनकी संख्या 70 थी, 70। ठीक है, ये 93 से घटकर कितनी हो गई थी, 70 हो गई थी। देखिए जो संविधान सभा थी उसने इसके साथ कुछ दूसरे कार्य भी किए थे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ में इसने भारत की सदस्यता को रेटिफाइड किया था। कब किया था, मई 1949। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही इसने 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम प्रेसिडेंट चुना था। यहाँ से देख लीजिए आप, कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की, मई 1949। भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज भारत के लिए कब अपनाया, 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुल 11 बैठकें की थी, तथा इसने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया, और इस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 64 लाख आया था संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने में कितना टाइम लिया था, 2 ईयर 11 मंथ 13 डेज। देखिए जो कमेटीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी कमेटीज को देख लेते हैं। मेजर कमेटी कौन कौन सी थी, मेजर कमेटी 8 थी। यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए यूनियन पावर कमेटी है, इसको संघीय शक्ति समिति भी बोला जाता है। उसके बाद नंबर 2 यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको संघीय संविधान समिति बोला जाता है। इनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद थर्ड देखिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राज्यों के लिए जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ड्राफ्ट कमेटी को यहाँ भी दिया हुआ है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसके नीचे 4 सब कमेटी भी थी, लेकिन जो ये कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, यानी जो राज्यों के साथ जो समझौता करना था, एक ऐसी समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तथा स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये 8 मेजर कमेटी थी। आपको इनके अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं क्योंकि इनको काफ़ी बार पास्ट में एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सदस्य टोटल इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव। इनको BL मित्रा की जगह लिया गया था, उनका स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तथा TT कृष्णमाचारी जी को DB खेतान जी की मृत्यु के बाद चुना गया था, उनको रिप्लेस किया था DD कृष्णमाचारी ने। देखिए इन जो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं इनके ऊपर भी पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा होगा कि आप अगर इनके नाम भी याद कर लोगे तो आप जो आपके क्वेश्चन अटेंड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।